महेश एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो टिंडे की सब्जी उगाया करता था। सुबह से शाम तक वो अपने खेत में खूब मेहनत करता था। कुछ समय बाद उसके खेत में टिंडों की फसल तैयार हुई तो वो देखता है कि उसके खेत में छोटे बड़े हर तरह के टिंडे लगे हुए हैं। उसी गांव में पवन नाम का एक किसान रहता था। वो महेश के खेत में खड़ी हुई फसल देख काफी जलन महसूस करता था। अरे वाह भाई महेश, इस बार तेरे खेत में तो टिंडे की भरमार है भाई। खूब कमाई करेगा इस बार तो तू। पवन की बात सुनकर महेश मुस्कुरा देता है, लेकिन वहीं खड़ा पवन मन ही मन सोच रहा था। वैसे मेरे पास भी इस महेश जितना ही खेत है, लेकिन फिर भी इसकी फसल न जाने कैसे इतनी अच्छी हो जाती है भाई। तभी पवन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मंडी में काम करने वाले अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वाह क्या दिमाग लाया रे, हैं? अब तू बस उसे कल सुबह सुबह मेरी दुकान पर भेज दे, फिर देख मैं उसे कैसे सबक सिखाता। अगले दिन पवन महेश के पास जाता है और उससे कहता है, अरे यार, एक दुकानदार टिंडे ही खरीदता है, तू उसे अपने टिंडों की सब्जी क्यों नहीं बेच देता? तुझे अच्छे दाम मिलेंगे। क्या सच में? मैं कल ही मंडी जाकर अपने टिंडे उस आदमी को बेच कर आता हूँ, तुम मुझे उसका पता बता देना। अगले दिन महेश वो सब टिंडे लेकर मंडी पहुँचता है और उस आदमी यानी कि कालू को बड़ी सी टिंडों की टोकरी दे देता है, जिसे कालू अंदर रख देता है। इसके बाद काफी देर तक महेश उसकी दुकान के सामने खड़ा रहता है, लेकिन कालू उसे कोई पैसे नहीं देता। थक हार कर महेश उससे कहता है, भाई और कितना टाइम लगेगा? क्या और कितनी देर लगेगी? अरे अभी अभी तो आपने मेरे सारे टिंडे तोल कर रखे, मुझे दो, मैं निकलूं यहाँ से, मुझे काफी देर हो गई। कौन से टिंडे? यहाँ तो तुम कब से खड़े हो, और मैं तो खुद तुमसे कहने वाला था कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। भाई तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तूने मुझे झूठा क्यों कहा? देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। महेश की बात सुनने के बाद सभी दुकान वाले कालू से कहते हैं, देखो भाई, अगर ये सच कह रहा है तो जरूर टिंडे तुम्हारी दुकान के अंदर होंगे, हमें तलाशी लेने दो, सब सच सामने आ जाएगा। वो अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर दुकान खाली पड़ी थी, क्योंकि कालू ने तो पहले ही पवन के साथ मिलकर वो पीछे के रास्ते से गायब करवा दिए थे। सब मार्केट में महेश को झूठा बोलने लगे। कुछ देर बाद उदास होकर महेश घर आया और अपनी पत्नी रत्ना को सारी बातें बताई। लेकिन आपने अंदर तलाशी क्यों नहीं ली? अंदर टिंडे नहीं थे, मार्केट में सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बाबा दुखी मत हो। मेरी बच्ची, सोचा था इस बार इसके लिए नई फ्रॉक लाऊंगा, लेकिन सारे अरमान अधूरे ही रह गए। कोई बात नहीं बाबा, अभी मेरी ये वाली फ्रॉक 2 साल और चलेगी, देखो तो कितनी लंबी है। अपनी बेटी की बातें सुनकर महेश के आंसू निकल गए, लेकिन उस दिन के बाद तो मानो महेश को सदमा लग गया और उसने खेतों में जाना छोड़ दिया। देखो जी, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे, चलो ना हम फिर से टिंडे की खेती करेंगे और इस बार उसे दूसरी मंडी में बेच कर आएंगे। लेकिन महेश तो जैसे टूट ही चुका था। फिर रत्ना और पिंकी खेतों में जाती हैं। वो दोनों वहाँ रखे सारे सूखे पौधों को हटा देती हैं और फावड़ा लेकर खुदाई करने लगती हैं। इधर पिंकी भी खेतों में काम कर रही होती है। तभी पिंकी को एक टिंडा जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। पिंकी ने वो रत्ना को दिखाया। रत्ना ने उसे वहीं खेत में बो दिया। फिर उसमें पानी देकर दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं। अगले दिन हिम्मत कर महेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेतों में आता है तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। उनके खेत में ढेर सारे टिंडे लगे हुए हैं। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया, एक रात में इतने सारे टिंडे। इसका मतलब वो जरूर कोई जादुई टिंडा था जो कल पिंकी को जमीन के अंदर से मिला था। बाबा अब जल्दी से इन्हें बाजार में बेच कर आओ। हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इन्हें बेच कर आता हूँ। महेश फिर से मंडी में टिंडे बेचने जाता है, जहाँ कालू उसे देखकर हैरान रह जाता है। महेश दूसरे दुकानदारों को टिंडे बेचाता है और खूब मुनाफा कमाता है। उधर जैसे ही ये बात पवन को पता चलती है, वो हैरान रह जाता है और वो शाम को महेश के खेतों में जाकर देखता है तो वहाँ ढेर सारे टिंडे थे। वो फिर से उसकी फसल खराब करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो महेश के खेत में पैर रखने की सोचता है तो उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी एक टिंडे से आवाज आती है, खबरदार, जो आज के बाद हमें नष्ट करने की सोची भी। पवन यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। महेश घर आकर 5000 रत्ना को देता है, साथ ही पिंकी के लिए बहुत ही सुंदर फ्रॉक लेकर आता है। अगले दिन महेश ने देखा उसके खेत में फिर से ढेर सारे टिंडे लगे हुए हैं। वो उन्हें फिर मंडी में बेच आता है और उस दिन और भी ज्यादा मुनाफा कमाता है। गांव भर में उनके जादुई टिंडे की चर्चा होने लगी।
महेश जितने टिंडे आज बेचता उससे कहीं ज्यादा कल उसके खेत में लग जाते। अब महेश रोज बाजार जाकर टिंडे बेचता और खूब मुनाफा कमाता। अब उन्होंने पिंकी को भी अच्छे से स्कूल में डाल दिया और अपने लिए पक्का घर बना लिया। अब उनकी गरीबी के बादल छंट गए और वो खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहाँ आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते। खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वाई दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए। भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी, पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया, पिंकी के बाबा ठीक तो है, कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है। मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए, पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था। यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब क्या होगा? मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहाँ माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी।
हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना। सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ, और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिद सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए। मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहाँ से। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो, देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज हैं। पिंकी की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।